नमस्कार। दूसरे पर्व फाउंडेशन पुणे के माध्यम से हम हमेशा नई और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी उद्देश्य से हम अनुभवी और सम्मानित विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में कर्नल डॉक्टर प्रदीप जोशी, जो 2014 में भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने 1979 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 1980 में भारतीय सेना से कमीशन प्राप्त किया और भारत में पहली बार निःशुल्क रक्षा चिकित्सा पात्र जांच के लिए एक सामाजिक संस्था जोशीज की स्थापना की। यह एक सराहनीय और अनोखा कार्य है जो इससे पहले भारत में किसी ने नहीं किया है। उन्होंने भारत के विभिन्न सैन्य स्टेशनों पर 34 वर्षों तक गौरवपूर्ण सैन्य सेवा प्रदान की है। डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते। आज हम भूसेना, नौसेना, वायुसेना के बारे में और उसके एनरोलमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा विषय है मेडिकल एलिजिबिलिटी टेस्टिंग फॉर इंडियन डिफेंस एनरोलमेंट, अर्थात भारतीय सेना में भर्ती के लिए चिकित्सीय पात्रता जांच। डॉक्टर, मैं आपको पहला प्रश्न भी पूछूंगी। इंडियन डिफेंस सर्विस में भर्ती के तरीके कौन से हैं एवं हम एसएसबी का महत्व भी जानना चाहेंगे। श्योर। पहले तो मैं डॉक्टर विशाखा बर्वे और उनकी पूरी टीम का बहुत ही आभारी हूँ, जो कि उन्होंने मुझे दूसरे पर्व के इस मंच पर आमंत्रित किया है। सबका धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट का विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मेडिकल एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड फिटनेस फॉर डिफेंस एनरोलमेंट्स। यानी कि भारतीय सेना में अगर कोई जाना चाहता है उसका शारीरिक पात्रता होता ही है, बट मेडिकल फिटनेस बहुत मायने रखता है और इसी का जो गाइडलाइंस है, क्राइटेरियन है, उसके बारे में आमतौर पे किसी भी उम्मीदवार को या कैंडिडेट को जानकारी नहीं होती है। ना गूगल पे भी ये जानकारी मिल सकती है। अभी थोड़ी उससे पहले मैं आज का पॉडकास्ट उन लोगों को देखना चाहिए, उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कि हमारे युवा लोग हैं, जो गांवों कस्बों में पूरे देश में रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री वो वहाँ बैठे होते हैं। उनको इतनी सुविधा नहीं मिलती जितनी शहर में उपलब्ध होती है कैंडिडेट्स को। तो हमारा ये टारगेट जो आज है वो उस पूरे युवा है जो देश के पूरे किनारों में या किसी भी पार्ट में वो स्थित है और इस प्रोग्राम को देखना चाहेंगे। आज का पॉडकास्ट उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि प्राइवेट एकेडमीज में एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंडक्ट करते हैं। तो उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं प्राइवेट एकेडमीज में और वो पूरी मेहनत के साथ उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। शुरू में मैं बताना चाहता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको डिफेंस के लिए एक अच्छा ब्रेक मिलता है और उसमें दो एंट्री पॉइंट जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। यहाँ एनडीए सबको पता है। एनडीए में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके लिए आप वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो आजकल गर्ल्स के लिए भी वो फील्ड खुला हो चुका है, पहले केवल बॉयज़ के लिए था। तो वो एक 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद या आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तभी भी आप इसको अपियर कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको टाइम्स ऑफ इंडिया या ऐसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आपको मिल सकती है। और डिफेंस के वेबसाइट जो है उनके ऊपर भी आपको ये जानकारी मिल सकती है, यूट्यूब में भी मिल सकती है ना। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट है उसके बाद आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, यहाँ से भी आप कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद अगर गर्ल्स के लिए अच्छा है कि वुमेन्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, और फिर आपके पास एयरफोर्स एकेडमी है, नेवल एकेडमी है। पर इन सब के लिए कॉमन क्या है कि आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का पात्रता जो एग्ज़ाम है
वो आपको पास होना होता है। तो उसमें 2 कंपोनेंट्स में, एक तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा जो कि 5 दिन का होता है। और उसकी पूरी जानकारी मैं अभी यहाँ नहीं दूँगा क्योंकि ऑलरेडी वो उपलब्ध है इंटरनेट पे, और वो मेरा आज का विषय भी नहीं है। मेरा विषय आगे है कि जैसे आप एसएसबी ने वो जो आप पास हो गए, बहुत कठिन इंटरव्यू होता है। वो जब पास होने के बाद आपका अगला कदम जो है, वो है कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। और वो मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही स्ट्रिंजेंट होती है और उसके कारण मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वो उसकी जो क्राइटेरियन है, गाइडलाइंस है, ये हमारा आज का मेन सब्जेक्ट है। आज का पॉडकास्ट उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो माता पिता अपने बच्चों को करियर के तौर पे डिफेंस फोर्सेस में भेजना चाहते हैं। अब इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी है, आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड एक्सेट्रा, पूरा ऐसे जो भी सैन्य के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब में अगर आपको भर्ती होना है तो उसके लिए भी मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी है और गाइडलाइंस ज़्यादातर यही होती है। सो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गाइडलाइंस क्या है और उसको आप कैसे उसको पहले से तैयार करें। मेडिकल एग्जामिनेशन का ये जो गाइडलाइंस है जिसके तहत ये मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, ये उन लोगों के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है जो यूपीएससी और एमपीएससी के थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी वो मेडिकल एग्जामिनेशन कठिन होता है। अगर आपने इस मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी कर ली तो आपको जैसे बहुत सारे लोग एसएसबी तो उत्तीर्ण हो जाते हैं, पहले अटेम्प्ट में, सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद मेडिकल में जाके अटक जाते हैं और उनको ये नहीं पता चलता क्यों हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्यों हमें अपात्र कर दिया। तो हमारा आज का पॉडकास्ट का विषय यही है। तो चले आगे चलते हैं। अभी जनरल मोड्स ऑफ एनरोलमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। 12th स्टैंडर्ड में एक एनडीए के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पीसीएम की जरूरत होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप जनरल कैंडिडेट तो उसकी मैथ्स और केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, बट आपको अगर नेवी और आर्मी में, नेवी और एयरफोर्स में जाना है तो आपको पीसीएम की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद में मेडिकल डिफेंस रेगुलेशंस, मेडिकल ऑफिसर्स गाइडलाइंस, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तय किए हुए हैं। ये जो गाइडलाइंस है, उससे पहले मैं एक और सवाल आपको पूछना चाहता हूँ डॉक्टर विशाखा, कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास क्यों जाता है? अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तभी जाएगा, अदरवाइज वो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएगा। अर्थात तो एक जो कैंडिडेट है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जब जाता है तो क्यों जाता है? वो तो कोई पेशेंट है नहीं, फिर उसको क्यों जाता है? क्योंकि उसको अपने आप को मेडिकली फिट, नॉर्मल दिखाना है। मतलब उसमें जो भी पैरामीटर्स है वो पूरे नॉर्मल होना चाहिए और आइडियल होना चाहिए, आइडियली नॉर्मल होना चाहिए। बिकॉज यही चीज़ वो डॉक्टर जब मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो ये पूरी चीज़ आप में देखते हैं। तो ये एक बहुत अलग किस्म का एग्जामिनेशन है। तो पूरे टेस्ट करवा लेंगे लेकिन उसका उद्देश्य अलग होता है। अच्छा। उसके बाद में जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको एसएसबी इंटरव्यू में आपका साइकेट्रिक्स और साइकोलॉजिक एग्जामिनेशन तो वहीं आपको अनजाने से आपके हो जाता है वहाँ। अच्छा। वो काउंसलिंग सुपरविजन होता है उसके ऊपर, तो वो वहाँ हो जाता है। लेकिन बाकी जो मेडिकल आपके पैरामीटर्स है, आप एक अच्छी तरह मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप किसी दुकान में जाओ, टीवी और फ्रिज लेते हैं, आप क्या करते हैं? एक पूरा पहले से वो पैकेज बहुत इंटैक्ट होना चाहिए, यस। कोई भी उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब पैकेज खोलेंगे, जब टीवी को, फ्रिज को बाहर निकलेंगे, वो आप देखना चाहेंगे कि आगे से, पीछे से, सब तरह से वो एकदम बिल्कुल कोई थोड़ी सी भी उसमें कुछ गुंजाइश हो कि डैमेज हो। करेक्ट। उसके बाद में वो पैकेज को आप टेस्टिंग करते हो कि उसका फंक्शन अच्छा चल रहा है, टीवी अच्छा दिख रहा है, फ्रिज अच्छा कूलिंग कर रहा है। तो थोड़ा बहुत ये एग्जाम्पल है, लेकिन वो जो कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएगा उसका भी ये
एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल एनाटॉमी, इंटरनल एनाटॉमी, मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर्स पूरे, और उसके बाद जो भी बॉडी का फिजियोलॉजी है, यानी जो भी उसकी फंक्शनिंग है बॉडी की, वो चाहे कोई भी हो, सुनना हो, बोलना हो, या और फंक्शन जो भी है, वो सब नॉर्मल है। और वो केवल आइडियल नॉर्मल होना चाहिए, जितने भी गाइडलाइंस उन्होंने दी है। अच्छा। अब ये गाइडलाइंस किसने तय की? इतनी मुश्किल डिफिकल्ट गाइडलाइंस किसने तय की? तो ये मैं आपको अचरज होगा, ये जो आपको पता चलेगा, ब्रिटिश लोगों ने हमें बहुत कुछ जाते समय अच्छी चीज़ें दी है। हालांकि उन्होंने बहुत राज किया, बहुत गलत हाँ। काम भी किए, लेकिन उन्होंने कोई बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की है। तो इन्होंने हमें, हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उसका जो फाउंडेशन है वो प्री इंडिपेंडेंट एरा से ही अच्छा बना दिया है। तो ये जो फौज हमारी है, उसका पूरा फाउंडेशन ब्रिटिश लोगों ने अच्छा बना के गए हैं, और वही हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। उनके बनाए हुए बहुत सारे नियम रेगुलेशन आज तक चले आ रहे, बहुत मामूली सा उसमें बदलाव किया गया है। हालांकि आजकल हालांकि एक न्यूज़ अभी भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहे थे, तो उन्होंने कहा अभी हाई टाइम है आप थोड़े रूल्स को बदली करो। अच्छा। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है, और उसका वजह आपको पता चलेगा आगे। जैसे हम चले जाएंगे आगे, कुछ कुछ बातें ऐसी वियर्ड लगेगी आपको कि ये क्यों होता है, ऐसे कहीं और नहीं होता है, लेकिन वो है, वो रूल्स रेगुलेशन में है, आपको फॉलो करना है। आपको अगर मेडिकली फिट दिखाना है आइडियली, तो आपको वो सब चीज़ों का ध्यानपूर्वक फॉलोअप करना है, और मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको पूरी तैयारी करके जाना है, सो दैट वहाँ जाके आप बिल्कुल पकड़े न जाओगे, या आपको छोटा सा रीजन से भी आपको अपात्र किया जाए। तो डॉक्टर, यहाँ पे मुझे एक आपको सवाल पूछना है कि इंडियन डिफेंस सर्विस में जब भी कोई मेडिकल पात्रता के लिए उनकी जांच की जाती है, तब वो किसके ऊपर आधारित होती है? और एक बहुत बार हमने सुना है कि छात्र बहुत सारी कठिनाइयां उनको सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, उसी के ऊपर मैं आना चाहूँगा। एक तो ये जो गाइडलाइन जैसे मैंने बोला है कि ये ब्रिटिश लोगों ने बनाई हुई है। इसमें अभी फिलहाल हाल में गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ऐसे एक किताब है, जो भी एक रिस्ट्रिक्टेड किताब है, और वो मेडिकल ऑफिसर्स जो जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के होते हैं, जो रिक्रूटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास ये जानकारी गाइडलाइंस होती है। और फिर हमारे पास ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिसेस होते हैं, रिक्रूटमेंट रैलीज होते हैं, तो उनके पास भी ये गाइडलाइंस, आपके नज़दीक वाला ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिसर जाके भी ये वहाँ पता चल सकता है। तो ये गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, और ये तीनों सर्विस के लिए एप्लीकेबल है। नाउ अभी मैंने वो ये जोशी डिफेंस एलिजिबिलिटी टेस्टिंग का एनजीओ क्यों फॉर्म किया, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये पहले, मैं रिटायरमेंट से 5 साल पहले मैं हमेशा देखता था कि मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर इर्द गिर्द जब भी कोई ये कैंडिडेट्स आते थे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, एसएसबी के बाद या रिक्रूटमेंट रैलीज के बाद वो आते थे, तो उनको पूरे, एक तो दूर से चलते चलते आते थे, काफ़ी लोग गरीब होते थे, और रात भर चल के आएंगे मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर एरिया में, पेड़ के नीचे बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं। तो वो एक नज़ारा मैं हमेशा देखता रहता, और मेरे मन में ये आता था, इन लोगों को अगर पहले से पता हो कि वो मेडिकली फिट है या नहीं है, तो जो कोशिश, जो उन्होंने प्रयत्न किया है, ये मान लो अभी एसएसबी तो एक तरीका है अंदर जाने के लिए, बट उसको छोड़ के बाकी जो सोल्जर्स के लेवल में जो रिक्रूटमेंट रैलीज होते हैं, उनके लिए भी अलग स्टैंडर्ड्स है। पर आज हम केवल एसएसबी की बात करेंगे। तो जो सभी लोग एक अफसर बनना चाहते हैं फौज में आने के बाद, तो वो उसके लिए एसएसबी का पास होना, उसके बाद मेडिकल का पास होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये सब लोग इतने परेशानी में वो फेस करते हैं, तो जब वो अनफिट हो जाते हैं बहुत ही छोटी छोटी वजह से, तो मुझे बहुत दुख होता था कि मुझे लगता था कि अगर इनको पहले से पता होता कि मैं अनफिट हूँ, या मेरे लिए ये करियर सूट नहीं कर रहा है, या मैं कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, तो वो उनकी जो मेहनतें, मतलब 1 साल के लिए वो एकेडमी गए हैं, एकेडमी में पूरा पढ़ाई किया उन्होंने, रिटन टेस्ट दे दी, उसकी तैयारी कर दी, फिर एकेडमी का फीस भी भरा है। कई लोगों का कम से कम 1 लाख के आसपास फीस होता है, और 1 साल का पीरियड होता है जब तैयारी करने के लिए। तो ये सब जो उनका टाइम वेस्ट होता है, टाइम उनका जो मेहनत होता है, एस्पिरेशंस, सबसे बड़ा उनकी जो एक चाह होती है कि किसी भी तरह से मैं डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन करूं, तो ये उनको ठेस लगती है उसको, जब उनको मेडिकल में अपात्र घोषित किया जाता है। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए मैंने सोचा ऐसे कोई एक एनजीओ होना चाहिए, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि जिसके थ्रू इन लोगों को पता चले और पूरे देश भर पता चले, सो दैट और प्राइवेट एकेडमीज में होता क्या है कि वो लोग एडमिशन तो जरूर करा लेते, लेकिन मेडिकल के बारे में उनको कुछ खबर नहीं होती, और फिर वो बताते भी नहीं है। तो इसलिए होता क्या है कि पैसे तो ले लेंगे, ट्रेनिंग भी अच्छा देंगे, लेकिन कैंडिडेट आगे जाके अगर 100 कैंडिडेट है तो 50-60 ही पास हो पाते हैं, तो बाकी लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। मेरा एम क्या है कि इन सबको ये सब पूरी जानकारी जो है वो सबको पता चले पहले से ही, और वो अपने रादर बचपन से ही, कई पॉइंट्स ऐसे हैं कि बचपन से ही वो तैयारी कर ले, और इस करियर के लिए, ये करियर बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल भी है। तो सबको इसका प्रयत्न करना चाहिए, बहुत बेनिफिट्स है इसमें और एक ऑनरेबल सर्विस है, तो सब ने इसके लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए।